हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा। 2019-20 के विंटर में आया है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, केशिकात्व से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलैरिटी। केशिका उन्नयन से पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन फ्रॉम कैपिलरी राइज। ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का सेक्शन सी में, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 2018 विंटर में आया हुआ होगा। ये क्वेश्चन है केशिकीय उन्नयन क्या है, यानी व्हाट इज कैपिलरी राइज। केशिकीय उन्नयन के लिए सूत्र निकालिए एंड ड्राइव फार्मूला फॉर कैपिलरी राइज, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं और ये क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सॉल्यूशन को देखने के लिए आपको 2 टर्म्स जानने जरूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, और दूसरा इसमें बात हुई है केशिकात्व यानी कि कैपिलरिटी की, ठीक है। और एक तीसरी एक चीज़ और यहाँ पर है कैपिलरी राइज, ठीक है, यानी केशिकीय उन्नयन। तो ये चीज़ें हैं क्या, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए हमें ये बेसिक चीज़ें पृष्ठ तनाव, केशिकात्व और केशिकीय उन्नयन को देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पृष्ठ तनाव से। तो डियर स्टूडेंट्स, पृष्ठ तनाव क्या है, आप सभी ने अगर पहले कभी इसके बारे में पढ़ा है तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे कि सरफेस टेंशन क्या है। आपने देखा होगा बारिश की जो छोटी बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, यानी स्फेरिकल होती हैं साइज में, ठीक है। तो वो साइज में स्फेरिकल क्यों होती है, इसके पीछे रीजन है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि बारिश की बूंदें या वर्षा की बूंदें डॉट डॉट के कारण गोलाकार होती हैं। तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो लिक्विड होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, यानी जो द्रव होता है उसकी यह प्रवृत्ति होती है कि वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण कर सके। और न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है, वो होता है गोले का, ठीक है। इसलिए वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं। अगर हम इसके पीछे छुपे फिनोमेना को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पृष्ठ तनाव। ये जो घटना है इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह एक प्रत्यास्थ तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, यानी कि द्रव की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें द्रव की जो फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करती है, एक कसी हुई तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, जिसकी प्रवृत्ति सिकुड़ने की होती है ताकि वह न्यूनतम क्षेत्रफल की सतह धारण कर सके। इन इंग्लिश आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड सच इट बिहेव्स एज इफ कवर्ड विद अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब देखिए ये डेफिनेशन जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको ये एग्जाम में आने वाला है या नहीं आने वाला, ये देखना है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था उसके पीछे का बेसिक फिनोमेना जो उसका बेस है उसे जानने के लिए आपको पृष्ठ तनाव पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और क्या पता एग्जाम में आपके संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए में, राइट शॉर्ट नोट्स में पृष्ठ तनाव के बारे में भी पूछा जाए, ठीक है। तो इसको और क्लियर करते हैं कि पृष्ठ तनाव आखिर है क्या। सरफेस टेंशन जो चीज़ है उसको मेजर कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लिक्विड ड्रॉप मैंने ली है, एक लिक्विड का फ्री सरफेस समझ लीजिए, द्रव का मुक्त पृष्ठ, उसमें मैंने ये ब्लू कलर की जो दिख रही है AB नाम की एक, इसके ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची है, ठीक है। अब देखिए इस काल्पनिक रेखा पर द्रव के अणु दोनों ओर बल लगाते हैं। जो एरो का साइन लगाया है वो इसलिए है कि इस लाइन पर इस साइड से भी एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस साइड से भी बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी दोनों साइड से इस रेखा पर एक बल लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ये AB नाम की रेखा पर हर जगह पर बल इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन को आप कैसे समझ सकते हैं,
सरफेस टेंशन यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो द्रव का मुक्त पृष्ठ है, देखिए हमने एक केवल काल्पनिक रेखा की लंबाई की जब बात की थी, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको दिख रहा था कि उस लाइन पर द्रव के अणु किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या है, वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ तल के अनुदिश रेखा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा आपने खींची थी, इसकी पर यूनिट लेंथ पर, प्रति एकांक लंबाई पर इस पृष्ठ तल के अनुदिश रेखा के लंबवत ही तो कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये रेखा है, रेखा के अभिलंबवत इधर। ठीक है, ये फोर्स वर्क कर रहा है, रेखा के अभिलंबवत यहाँ पर देखिए ये। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अभिलंबवत आपका ये फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन करती हूं मैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज द force acting on unit length of a line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of the liquid at rest. ठीक है, it acts at right angle to this line on both sides and also and along the tangent to the liquid surface. ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर काल्पनिक रेखा आपने ए बी खींची थी, इस रेखा पर हर ओर क्या लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था जो इस लाइन के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा था। इस रेखा के लंबवत एक बल काम कर रहा था और वही बल बट्टे इस रेखा की टोटल लंबाई जो होगी उसी को हम कहते हैं इस द्रव का पृष्ठ तनाव। अब देखिए सपोज इस रेखा की लंबाई होती स्मॉल एल, ठीक है, और इसके किसी भी एक और को लगने वाला जो फोर्स है वो होता कैपिटल एफ, तो उसको हम क्या लिखते हैं, एस इक्वल्स एफ अपॉन एल, यानी कि सरफेस टेंशन इक्वल्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख भी दिया है कि यदि काल्पनिक रेखा की लंबाई जो है स्मॉल एल होती और इसके किसी भी और कार्य करने वाला संपूर्ण बल जो होता वो कैपिटल एफ होता, तब पृष्ठ तनाव कितना होता, एस इक्वल्स, एस यानी कि सरफेस टेंशन के लिए लिखा है मैंने, पृष्ठ तनाव के लिए एस इक्वल्स कितना होता है, एफ अपॉन एल। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कभी पृष्ठ तनाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने आपको आती है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो पृष्ठ तनाव की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी वो लिखेंगे, प्लस उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, एस इक्वल्स एफ अपॉन एल वाला। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इसकी यूनिट और दूसरी इसकी डायमेंशन। देखिए जो 1 मार्क्स की डायमेंशन आपसे की पूछी जाती हैं एक एक नंबर में, वहाँ पर आपको विभिन्न भौतिक राशियाँ जो भी आप पढ़ते जाते हैं उनकी आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स है ऊपर और नीचे लेंथ है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, और लेंथ जो है, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले ऊपर फोर्स की डायमेंशन रखी जाए, फोर्स की कितनी होती है, एम एल टी रेस पावर -2 अपॉन लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पर, तो आपके पास डायमेंशन क्या आएगी, एम टी रेस पावर -2। ठीक है, तो देखिए ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज आती है, ये भी आ सकती है, मात्रक भी पूछा जा सकता है, और डेफिनेशन जो है आपकी ये आपकी संक्षिप्त टिप्पणी वगैरह में लिखने को भी आ सकती है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको ये पृष्ठ तनाव के साथ साथ और पढ़नी और भी जरूरी होती हैं, उसमें से एक आता है आपका अंतराण्विक बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो जो पदार्थों के अणु होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण होता है वो किस प्रकार से काम करता है वो देखने के लिए हम अंतराण्विक बलों को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है कोहेसिव फोर्स एंड दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। पहले वाले को कहते हैं ससंजक बल और दूसरे को कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, ससंजक बल कहाँ काम करता है, अगर एक ही पदार्थ के अणु हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसे कहते हैं ससंजक बल। जैसे सपोज आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के अणु जो होंगे, जल के जो अणु होंगे वो बने तो जल के ही होंगे। ठीक है,
तो वो अणु जो है उनके बीच में जो आकर्षण बल काम करेगा उसको हम कहेंगे ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, और दूसरा है आपका आसंजक बल, यानी कि एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसे कहते हैं? दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल कहलाता है आपका आसंजक बल, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो जब दो पदार्थ अलग अलग होंगे, ठीक है, तो तब उस समय आप कहेंगे उनके बीच में अगर फोर्स वर्क कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, तो वो अट्रैक्शन फोर्स का नाम होगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्पर्श कोण के बारे में कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं कि केशिका उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव का मान ज्ञात कीजिए, या फिर बाय कैपिलरी राइज फाइंड फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, तो उसके लिए, उसे जानने के लिए हमें स्पर्श कोण यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए, मैं आपको पहले केवल डेफिनेशन पढ़ के बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि द्रव एवं ठोस के स्पर्श बिंदु पर, जब भी द्रव को किसी ठोस में डाला जाए, तो तब की बात चल रही है ये, द्रव एवं ठोस के स्पर्श बिंदु पर द्रव के पृष्ठ को स्पर्श करती हुई रेखा द्वारा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर बनाए गए कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। यानी कि द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेसेस इनसाइड द लिक्विड। अब देखिए, सपोज यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक कांच की एक छड़ है, एक ग्लास रॉड है, उसको मैंने जल में यानी पानी में डिप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कांच और जल एक दूसरे के संपर्क में है, तो यहाँ पर हम कांच और जल का स्पर्श कोण निकालेंगे, यानी कि फॉर ग्लास एंड वाटर वी विल फाइंड आउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, बनाएंगे कैसे, दो रेखाएं खींचेंगे कैसे, वो देखिए पहले। ये देखिए, यहाँ पर आपका कांच और ये जल कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर से सबसे पहले तो ठोस से होती हुई जाने वाली एक लाइन आप नीचे को खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए एक रेखा। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो ये आपका शेप बन रहा है, वाटर जहाँ पर, पानी जहाँ पर ये कांच को टच कर रहा है, वहाँ पर देखिए इसका शेप इस तरह से है, अवतलाकार है, धसा हुआ है थोड़ा सा। तो ये कांटेक्ट करता हुआ जो इसका फेस है, इस द्रव का पृष्ठ है, इसी को छूती हुई हम एक खींच देंगे स्पर्श रेखा द्रव के अंदर की ओर। आया समझ में? यहाँ पर ये जो शेप बना है द्रव के पृष्ठ का, मुक्त पृष्ठ का, वहीं उसी लाइन को टच करते हुए, उसी रेखा को ले जाते हुए आप एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचेंगे, तब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो ये कोण होगा, इसी को आप कहेंगे स्पर्श कोण। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल से समझिए इसे। अब मैं ले रही हूँ ग्लास रॉड और यहाँ पर जो लिक्विड है वो ले रही हूँ मैं पारा, यानी कि मरकरी। अब देखिए, यहाँ पर जब मरकरी कांच के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, पारा जब कांच के संपर्क में आता है, तो ये किनारों पर जहाँ पर ये कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर ये कुछ उठा हुआ हो जाता है इसका पृष्ठ। ठीक है, यानी उत्तलाकार। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांच की जो छड़ है उससे जल के अंदर जाने वाली एक रेखा खींचेंगे, ये। ठीक है, अब जो ये द्रव का पृष्ठ बना है, द्रव यहाँ पर क्या है आपका पारा है, यहाँ पर इसका पृष्ठ क्या उठा हुआ है, देखिए यहाँ पर उठा हुआ है ना, तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, इसी को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे बाहर की तरफ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पारे का पृष्ठ जो है, पारे का मुक्त पृष्ठ क्या उठा हुआ है। ठीक है, कंडीशन दोनों में डिफरेंट है। देखिए वहां पर जो है जल जो था वो धसा हुआ, जल का पृष्ठ जो है धसा हुआ था, अवतलाकार था, कॉनकेव था, और यहाँ पर कॉन्वेक्स है, उठा हुआ है। तो जहां पर ये द्रव का मुक्त पृष्ठ उठा हुआ है, वहीं पर से ले जाती हुई आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो तब ये रेखा, पहली रेखा, ये 1 लिख देती हूँ, और ये जो दूसरी रेखा है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है थीटा, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श कोण।
ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे इसे। अब इस स्पर्श कोण के डिफरेंट कंडीशंस को हम स्टडी करते हैं। देखिए, स्पर्श कोण हम 3 तरह से लेते हैं आप। जब स्पर्श कोण न्यूनतम हो यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरा लेंगे जब थीटा इक्वल्स 90 डिग्री होगा, ठीक है। और तीसरा लेंगे हम जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन तीनों कंडीशन को। तो सबसे पहले देखिए, केस फर्स्ट मैंने लिखा है यदि स्पर्श कोण थीटा न्यूनतम है। जो मैंने अभी आपको बताया स्पर्श कोण के बारे में, सपोज वहां पर थीटा आपका 90 डिग्री से कम होता, यानी कि एक्यूट एंगल होता, ठीक है। तब क्या होता उस केस में? उस केस में जो भी द्रव आपने लिया होता वो ठोस को भिगाता, यानी इन दैट केस लिक्विड वेट्स द साइड्स ऑफ वेसल्स कंटेनिंग इट, ठीक है। कोई द्रव ठोस को भिगाता है या नहीं, ये उसके स्पर्श कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर थीटा यानी स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम है, तब आपका द्रव जो है, जो लिक्विड होगा, वो सॉलिड को वेट कर सकता है, द्रव ठोस को भिगा सकता है। और उस समय जो द्रव का पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? अवतलाकार, अर्धगोलाकार होगा उसका शेप। द्रव का जो मुक्त पृष्ठ, जो ऊपरी पृष्ठ होगा, वो कैसा होगा? अर्धगोलाकार यानी अवतलाकार, जैसा मैंने अभी आपको पानी और कांच के केस में दिखाया था, ठीक है। उसका शेप कैसा होगा? इस तरह से होगा, ठीक है। और सपोज यहाँ पर से ऐसे ये कांच की नली होती, इसके अंदर ये पानी भरा होता, ठीक है। तो उसका शेप इस तरह से होता, ये है आपका अवतलाकार, ऊपर देखिए ऐसे धसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, देखिए जो सामान्य जल और साफ कांच अगर आप लें, नॉर्मल वाटर और क्लियर ग्लास लेंगे, तो वहां पर थीटा आपका हमेशा 8 डिग्री होता है, ठीक है, यानी ऑब्वियसली एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। तो आपका यहाँ पर द्रव ठोस को भिगाएगा और उसका पृष्ठ कैसा होगा? अवतलाकार। दूसरा एग्जाम्पल, शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर और क्लियर ग्लास के लिए थीटा होता है हमेशा 0 डिग्री, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, दोनों केसेस में हमने जल और कांच का ही एग्जाम्पल लिया है, दोनों ही केसेस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। तो स्पर्श कोण न्यूनतम होता है जहां पर वहां द्रव ठोस को भिगाता है, और द्रव का जो वक्र पृष्ठ होता है यानी मेनिस्कस ऑफ लिक्विड, वो कैसा होता है? वो हमेशा कॉनकेव होता है, ठीक है, अवतलाकार। आशा है आप समझ गए होंगे इसे। दूसरा केस देखते हैं, केस सेकेंड, यदि स्पर्श कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो उस समय क्या होगा? देखिए, द्रव का पृष्ठ उस समय होगा क्षैतिज, यानी मेनिस्कस ऑफ लिक्विड विल बी हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जल और चांदी। जो वाटर है और जो सिल्वर है, उसके लिए स्पर्श कोण की अगर बात करें तो थीटा हमेशा होता है 90 डिग्री। और अगर आप चांदी के बर्तन में देखेंगे, उनमें उसमें जल रखा हो, तो किनारों पर जहां पर जल और चांदी कांटेक्ट में है, वहां पर जल का तल हमेशा क्षैतिज रहेगा, ठीक है। तो आशा है ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, केस थर्ड, यदि स्पर्श कोण थीटा अधिक कोण है, व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उस केस में देखिए क्या होगा, इस स्थिति में द्रव ठोस को नहीं भिगाता है, ठीक है। और द्रव का पृष्ठ कैसा होता है? उत्तलाकार, अर्धगोलाकार तो होगा, लेकिन शेप कैसा होगा? उत्तलाकार। देखिए यहाँ पर अगर बनाएं, ये कांच की नली है और पारे की बात करें, कांच की नली हम लें और पारा उसके अंदर लें, तो उसका शेप ऐसा होगा, ये, ठीक है, ये उभरा हुआ कॉन्वेक्स अपवर्ड, ठीक है। तो इसका पृष्ठ कैसा होगा? उत्तलाकार, यानी कॉन्वेक्स अपवर्ड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अभी क्लियर होगा आपको, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक स्पर्श कोण अभी आपने देखा होगा पहले, जस्ट पहले, तो उसमें देखा होगा कि पारा और जो कांच जब हमने लिया था, मरकरी एंड ग्लास, उस समय स्पर्श कोण हमेशा निकलता है आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और उसकी वैल्यू होती है थीटा होता है वहां पर 140 डिग्री, ठीक है। इस केस में द्रव ठोस को नहीं भिगाएगा, और द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होगा, वक्राकार पृष्ठ होगा, उसका शेप कैसा होगा? उत्तलाकार, कॉन्वेक्स, ठीक है। आशा है ये तीनों चीज़ें आप समझ चुके होंगे। पृष्ठ तनाव के बारे में आप जान गए होंगे, और आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतराण्विक बल है उसे आप जान चुके होंगे, और तीसरा स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे। देखिए, ये तीनों चीज़ें जो बताई हैं, इनमें से कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मत समझिए कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आया है तो अब कभी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है,
ठीक है। अच्छा, हम अपने अब मेन क्वेश्चन पर आ जाएंगे। जो क्वेश्चन है कि केशिकी उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, केश नली क्या होती है और केशिकात्व या फिर केशिकीय उन्नयन क्या होता है। यानी कि व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब एंड व्हाट इज कैपिलरिटी एंड व्हाट इज कैपिलरी राइज। ठीक है, तो ये सभी चीजें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर देखें फिर से रिपीट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये। ठीक है, 5 मार्क्स में आया है ये, 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 19-20 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले केशिकात्व यानी कैपिलरिटी क्या होता है। और मैंने आपसे कहा था कि केशिकात्व यानी कैपिलरिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये केशिकात्व यानी कैपिलरिटी की घटना होती किसमें है। ये होती है केश नली के अंदर। और केश नली किसे कहते हैं, यानी कैपिलरी ट्यूब किसे कहा जाता है। तो केश नली जो होती है वो एक बहुत ही कम और एक समान त्रिज्या वाली खोखली नली होती है। सोचिए, एक ऐसी कांच की बारीक नली जिसमें जो होल है यानी छिद्र है वो उसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हुआ है। ठीक है, ये केश यानी बाल के बराबर बारीक नली, छिद्र हो जिसमें। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ी जाए तो अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए जो मेन चीज है केशिकात्व, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है केशिकात्व यानी कैपिलरिटी किसे कहते हैं। देखिए केश नली में, जो केश नली मैंने आपको बताई, उस केश नली में द्रव के चढ़ने अथवा उतरने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। आशा है आप ये दोनों चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अब केशिकात्व का उदाहरण आप कहाँ को देख सकते हैं। आपने देखा होगा जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, जो स्याही सोखने वाला पेपर होता है, कहीं स्याही गिर जाती है तो आप क्या करते हैं, उसे तुरंत गिरी हुई स्याही की जगह पर लगाते हैं तो वो तुरंत उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें वो अगर कागज से बना हुआ है तो वो उसमें कागज की बारीक केश नलियां बनी होंगी। ठीक है, और जैसे ही आप उसको उस स्याही के संपर्क में लाएंगे तो वो उसमें वो केश नलियों के द्वारा वो स्याही ऊपर को चढ़ जाएगी और वो इस तरह से उसे अवशोषित कर लेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जो घरों में लालटेन यूज की जाती है मिट्टी तेल वाली, तो उसमें आपको प्रकाश आप देखते होंगे कि प्रकाश लगातार उसमें बना रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बत्ती होती है उसका निचला सिरा जो मिट्टी तेल में डूबा हुआ रहता है, वो जो अगर कपड़े की बत्ती बनी हुई है तो उसमें कपड़े में असंख्य केश नलियां बनी होती हैं और उन केश नलियों के जरिए वो लालटेन की बत्ती में मिट्टी तेल ऊपर चढ़ता रहता है और लगातार हमें मिट्टी तेल की सप्लाई नीचे से मिलती रहती है और आपको प्रकाश मिलता रहता है। ठीक है, तो केशिकात्व का उदाहरण आपको दैनिक जीवन में भी देखने को कई जगह मिल जाता है। ठीक है, तो अब कहता क्या है क्वेश्चन में, दूसरी बात ये कहता है कि केशिका उन्नयन द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलिए एक चीज आपको और एक्सप्लेन करती हूं मैं यहाँ पर। देखिए, यदि दोनों सिरों पर खुली कांच की केशनली का एक सिरा आप ऐसे द्रव में डुबाएं जो उसे गीला कर सके। देखिए अभी मैंने आपको स्पर्श कोण बताया था, तो स्पर्श कोण में कौन से द्रव आपके ठोस को भिगा सकते थे, जिनका स्पर्श कोण क्या हो, लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा जहां पर न्यून कोण हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यदि दोनों सिरों पर खुली कांच की केशनली का एक सिरा आप ऐसे द्रव में डुबाएं जो उसे गीला कर सके, जैसे पानी। ठीक है, तो हमने देखा था वहां पर कांच और पानी के कॉम्बिनेशन के लिए थीटा कितना था, या तो 8 डिग्री था या प्योर कंडीशन में 0 डिग्री था। ठीक है, यानी लेस देन 90 डिग्री था। तो ऐसी कांच की केशनली को अगर आप पानी में डुबाते हैं तो क्या होगा, तब केशनली में जल एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अगर कांच की केशनली को आप ऐसे द्रव में डुबाएं जो उसे भिगा नहीं सकता है, जैसे कि हमने वहां क्या देखा था, कांच और पारे का कॉम्बिनेशन, कांच और पारे के कॉम्बिनेशन के लिए आपने देखा था थीटा क्या था, 140 डिग्री था, और उस केस में वो पारा कांच को भिगा नहीं पा रहा था। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो तो कांच की केशनली को अगर उसका सिरा अगर पारे में आप डुबाएं, तब नली में पारे का तल बाहर के तल से कुछ नीचा हो जाता है। कहने का मतलब उसमें द्रव चढ़ने की बजाय उतरता है नीचे को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो मैंने बीकर बना रखे हैं, एक ए है यहाँ पर,
ठीक है, ए से दिखाया है, एक दूसरा बी से दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कांच का बीकर है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है। इसमें कांच की ये कम त्रिज्या वाली केश नली डुबाई है और ये इससे थोड़ा ज़्यादा त्रिज्या वाली केश नली डुबाई है। ठीक है, तो पानी भरा है तो आप देखेंगे पानी का तल जो है इस कांच की केश नली में अंदर बीकर वाले तल से ऊपर है, यानी इस केश नली को जब आपने इस पानी के अंदर डाला होगा तो पानी इसमें ऊपर चढ़ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, और जो ये इससे ज़्यादा त्रिज्या वाली केश नली है उसमें थोड़ा कम ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पारे का एग्जाम्पल देखें। ये कांच का बीकर है, इसमें पारा भरा हुआ है, इसमें कांच की ही केश नली आपने अगर डिप करी तो देखिए जो पारे का लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है नीचे। यहाँ पर शेप तो देखिए इसका कैसा होगा, मैंने बताया था आपको उत्तलाकार होता है। जब कांच और पारे का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो द्रव का मुक्त पृष्ठ जो होता है वो उत्तलाकार यानी कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पारा ऊपर चढ़ने, इस लेवल से ऊपर जाने के बजाय नीचे उतर गया है। ठीक है, ज़्यादा त्रिज्या वाली भी लेंगे केश नली तो तब भी उसमें यही केस है। ठीक है, यानी कि नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि केश नली में, कांच की केश नली में, कांच की केश नली को अगर आप जल में डुबाएं तो उसमें जल यानी कि द्रव ऊपर को चढ़ेगा, और जबकि उसी कांच की केश नली को आप पारे में डुबाएं तो द्रव यानी कि पारा नीचे को उतरेगा। तो कांच की केश नली में द्रव के चढ़ने और उतरने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, केशिकात्व यानी कैपिलरिटी कहते हैं। अब देखिए जब जल ऊपर को चढ़ रहा है तब उस चीज को कहते हैं केशिकीय उन्नयन यानी कि कैपिलरी राइज। कहने का मतलब है वहां कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड का राइज हो रहा है। ठीक है, तो कैपिलरी राइज किसे कहते हैं, किसी कांच की केश नली में द्रव के चढ़ने की घटना को कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उसी केशिकीय उन्नयन विधि के द्वारा देखिए दो चीजें हम निकाल सकते हैं। दो चीजें क्वेश्चन में पूछी भी गई हैं। एक बार 2018 में तो ये पूछा गया है कि केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा वो द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है उस ऊंचाई का सूत्र बताना है। दूसरे में हमें पृष्ठ तनाव बताना है। तो फॉर्मूला हम एक ही ड्राइव करेंगे, एक ही सूत्र का निगमन करेंगे, लेकिन दोनों ही क्वेश्चंस में वो आपके काम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो देखिए। तो देखिए आगे हैं हम केशिकीय उन्नयन का कारण पर। ठीक है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन फ्रॉम कैपिलरी राइज। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिलेगा कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज का फॉर्मूला यानी कि कैपिलरी ट्यूब को जब हम किसी द्रव में डुबाते हैं तो द्रव कितनी हाइट तक उसमें चढ़ता है, लिक्विड कितनी हाइट तक उसमें चढ़ जाता है, तो हाइट का फॉर्मूला निकलेगा और उसी हाइट के थ्रू ही हम सरफेस टेंशन को भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी कि कांच की केश नली को अगर द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव किस निश्चित ऊंचाई तक चढ़ेगा, और दूसरा पृष्ठ तनाव कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बीकर बनाया है मैंने बड़ा सा, यहाँ पर इसमें पानी भरा है, जल वाटर। ठीक है, और इसमें कांच की केश नली को हमने यहाँ पर डिप कर दिया है। ठीक है, तो ये कांच की केश नली जो मैंने ली है इसकी त्रिज्या मैंने ली है स्मॉल आर। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जब कांच की केश नली जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है का एक सिरा जल में डुबाया जाता है, तो शुरू की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग की, तब नली में जल का पृष्ठ अवतल होता है। अवतल मैंने आपको बताया था कि जल और कांच के कॉम्बिनेशन के लिए स्पर्श कोण थीटा 90 डिग्री से कम होता है, और उस केस में द्रव का मुक्त पृष्ठ जो होता है वो अवतलाकार होता है। तो देखिए अवतलाकार है लगभग। ठीक है, ऊपर की तरफ अवतलाकार है, नीचे से देखेंगे तो ये उत्तलाकार हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखिए तब नली में जल का पृष्ठ कैसा होता है, अवतल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माना हम ले लेते हैं रो जल का घनत्व है, यानी कि रो है वाटर डेंसिटी, और आर क्या है, कैपिटल आर वो है द्रव के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। समझ रहे हैं, ये जो वक्र पृष्ठ है, देखिए ये वक्र पृष्ठ जो है ये गोलाकार, ये देखिए गोलाकार है ना, ये अगर सपोज ये किसी कांच के गोले से काट के निकाला होता तो उस कांच के गोले का एक केंद्र होता। ठीक है, तो वो केंद्र जो है इस कटे हुए भाग का क्या कहलाता, वक्रता केंद्र कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अब उस केंद्र से देखिए ये हिस्सा मान लिया जाए किसी आपके गोले से काट के निकाला हुआ होता है ना। ठीक है,
ये वाला हिस्से की बात कर रहे हैं, हमें एक आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ऐसा आपने उत्तल और अवतल लेंस या दर्पण के केस में भी देखा होगा। देखिए ये कांच की केश नली को जब आपने पानी में डुबाया है तो इसकी मुक्त पृष्ठ का शेप कैसा है, ये अवतलाकार है ना। तो देखिए मान लीजिए ये कांच का एक हिस्सा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। और कांच का ऐसा टुकड़ा जो कि एक कांच के गोले से काट के अलग किया जाता है, ठीक है। तो इस गोले का अपना एक केंद्र रहा होता, ठीक है। और इस केंद्र को अगर किसी भी हिस्से से मिला दिया जाए तो वो उसकी क्या बन जाती, त्रिज्या बन जाती। तो अब देखिए वो केंद्र जो जिसकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ वो कहलाता है वक्रता केंद्र इस वक्र के लिए, और ये जो त्रिज्या होगी वो उसकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। इस वक्र पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या हम ले रहे हैं कैपिटल आर। चलिए आगे एक डायग्राम में बनाऊंगी, उसमें आपको ये चीज़ समझ में और आ जाएगी, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि कांच की केश नली की त्रिज्या है स्मॉल आर, और जो आपका ये पानी लिया है वाटर, इसकी डेंसिटी है रो, और जो है कैपिटल आर क्या है आपका, द्रव के इस वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और एस ले लेते हैं हम द्रव का पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो जब भी कैपिलरी का वन एंड वाटर में डिप किया जाता है तो शुरू में आप देखते हैं कि उस जो लिक्विड जो यानी वाटर है, वाटर का जो मेनिस्कस का शेप है वो कैसा होता है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव यानी कि अवतलाकार, ठीक है। अब देखिए डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, थोड़ा सा इसे प्रीवियस चला के इस वीडियो को आप वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था उस डायग्राम को आप एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिए, तो आपको पढ़ने में समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या कह दिया, आर क्या था, उस लिक्विड मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। और पी मान लिया जाए हम ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए जो कांच की नली है, उस कांच की नली में अवतल पृष्ठ के ठीक ऊपर बिंदु ए पर वायुमंडलीय दाब है आपका P, ठीक है। और वक्राकार पृष्ठ के ठीक नीचे बिंदु B पर है वायुमंडलीय दाब P - 2S/R। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी क्या चीज कही आपको कि जो ये अवतल पृष्ठ बना है ना, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर बिंदु A पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम दाब ले लेते हैं प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कैपिटल P। लेकिन इस अवतलाकार पृष्ठ के ठीक नीचे पॉइंट जो B बना हुआ है, इस B बिंदु पर प्रेशर P नहीं होता है बल्कि P से थोड़ा कम होता है। कितना होता है, P - 2S/R, ठीक है। कितना कम होता है, P - 2S/R, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं अभी। तो सिर्फ आप इतना देख लीजिए, कांच की केश नली में जो ये वक्राकार पृष्ठ है, इसके ठीक ऊपर तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कैपिटल P, और इसके ठीक नीचे जो प्रेशर होगा वो कैपिटल P नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, 2S/R अमाउंट से कम होगा। तो नीचे प्रेशर कितना होगा, P - 2S/R, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब बर्तन में द्रव के समतल पृष्ठ के ठीक ऊपर तथा नीचे, ये जो समतल पृष्ठ है ये देखिए, इसके ठीक ऊपर और ठीक नीचे मैंने दो बिंदु लिए हैं। ऊपर लिया है, ठीक ऊपर बिंदु लिया है C और नीचे लिया है बिंदु D। अब देखिए बिंदु C पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी बिंदु C पर दाब होगा वायुमंडलीय दाब P के बराबर, और बिंदु D पर दाब होगा वायुमंडलीय दाब के P के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर क्षैतिज तल हो तो तब उस समय ऊपर भी दाब और नीचे भी दाब बराबर होंगे, प्रेशर इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा वक्राकार पृष्ठ के ठीक ऊपर दाब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन ठीक नीचे दाब कम होता है। अब देखिए द्रव दाब का नियम ये कहता है कि एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होना चाहिए, तभी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो द्रव दाब के नियम को जो है अकॉम्प्लिश करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर भी दाब कितना होना चाहिए। अब देखिए इस क्षैतिज तल में ऊपर तो दाब यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P ही रहा होगा, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, ठीक है। अब नीचे देखिए क्षैतिज तल तो एक ही है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर D पॉइंट पर P है, लेकिन इस पॉइंट B पर कितना है, कम है, P से कम है, ठीक है। तो द्रव दाब के नियम के अनुसार इस B बिंदु पर भी दाब कितना होना चाहिए, P,
होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दाब में जो ये कमी 2s/r की जो कमी है, इसी कमी को पूरा करने के लिए आपका जो द्रव है यानी जो पानी है वो कांच की केश नली में एक निश्चित ऊंचाई h तक चढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होना चाहिए। तो बिंदु D पर दाब अगर P है तो बिंदु B पर भी दाब क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, लेकिन P नहीं है, P -2s/r है। तो 2s/r की कमी को पूरा करने के लिए द्रव यहाँ पर यानी कि पानी जो है इस कांच की केश नली में एक निश्चित ऊंचाई h तक आपका चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए जब कांच की केश नली को आप देखेंगे कि आप पानी में डुबाएंगे तो उसमें देखेंगे आप जल सीधे एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ जाता है। उसका कारण यही होता है कि वो बिंदु B पर जो 2s/r की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वो एक निश्चित ऊंचाई तक आपका चढ़ चुका होता है। ऐसी स्थिति में दरअसल होता क्या है, देखिए अब मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को, निचले पॉइंट को लिख लिया E, जो पहले B था, क्योंकि अब यहाँ पर कमी पूरी हो गई इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर लिया, E लिख दिया है। तो देखिए बिंदु D और बिंदु E पर द्रव दाब समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब जल इस कांच की केश नली में एक निश्चित ऊंचाई h तक पहुंचता है तो उस समय ये जो लिक्विड कॉलम आपका बन रहा है, ये एक द्रव स्तंभ जो बन रहा है, देखिए लिक्विड का एक कॉलम बन रहा है ना जो h ऊंचाई का है, तो ये h ऊंचाई का लिक्विड कॉलम भी अपना एक प्रेशर यहाँ पर इस पॉइंट पर लगाएगा। ठीक है, और वो प्रेशर कितना होता है, कभी भी देखिए कोई भी एक कॉलम हो जो लिक्विड का हो या गैसेस का हो, ठीक है, और उसकी डेंसिटी आपको पता है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ρg/h अमाउंट का। रो होती है उस, यहाँ पर है रो लिक्विड की डेंसिटी, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, और एच है जिस ऊंचाई तक वो चढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ये जो द्रव स्तंभ आपका बनेगा, एच ऊंचाई का जो द्रव स्तंभ है, लिक्विड कॉलम ऑफ एच हाइट है, वो एक्सर्ट करेगा एक प्रेशर ρgh अमाउंट का इस पॉइंट E पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P -2s/r प्लस ρgh। आया समझ में? इस पॉइंट E पर प्रेशर कितना होगा, पहले कितना था, पहले था P -2s/r, है ना। अब उस पर एक प्रेशर और काम करेगा, एक दाब और काम करेगा, जो किसके बराबर होगा, ρgh के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड कॉलम आपका बन गया है h हाइट का, h ऊंचाई का जो द्रव स्तंभ है, ये इस बिंदु पर भी दाब डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो दो तरह के प्रेशर आपको इस पॉइंट पर मिलेंगे, P -2s/r और दूसरा मिलेगा प्लस ρgh। और देखिए ये दोनों ही प्रेशर मिलके किसके बराबर होंगे, उस टोटल प्रेशर P के बराबर। तो कुछ नहीं, बस अब यही चीज हमको लिख देनी है, P = P -2s/r प्लस ρgh। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि बिंदु E पर दाब बराबर बिंदु B पर दाब धन h ऊंचाई के द्रव कॉलम BE के कारण दाब, यानी कि प्रेशर एट E इक्वल्स प्रेशर एट B प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, जो चीज अभी मैंने आपको समझाई। ठीक है, यानी कि बिंदु E पर दाब कितना होगा, P -2s/r प्लस ρgh। जो पॉइंट E था आपका, डायग्राम आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पढ़िएगा आप। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट जो प्रेशर था E पॉइंट पर वो कितना हो गया, P -2s/r प्लस ρgh। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि पॉइंट E पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर कैपिटल P के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं P -2s/r प्लस ρgh इक्वल्स P। ठीक है, तो देखिए ये अब फॉर्मूला वहां पर देखिए, P -2s/r प्लस ρgh बराबर P लिखा होगा आपने, P से P कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए क्या बच गया यहाँ पर, ρgh इक्वल्स 2s/r। चीज़ों के मतलब फिर से समझा देती हूँ आपको। यहाँ रो क्या है, जो वाटर यानी लिक्विड लिया था उसकी डेंसिटी है, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है जिस हाइट तक लिक्विड आपका उस केश नली में यानी कि कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ गया था,
और S क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, और R क्या है, जो द्रव का वक्र पृष्ठ था यानी लिक्विड का फ्री सरफेस था, लिक्विड मेनिस्कस जो था उसका शेप जो था उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आप H निकालेंगे तो ये आएगा 2S/ρg/r। अब देखिए इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसमें हम इस R को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले R क्या था, वक्राकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी जो कॉन्केव सरफेस था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर कांच की केशनली को थोड़ा सा मोटा दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्काई ब्लू पेन से दिख रहा है ये लिक्विड मेनिस्कस है यानी द्रव का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, द्रव का ऊपरी मुक्त पृष्ठ है, जो ऊपर का हिस्सा होता है द्रव का, पानी का जो ऊपर का हिस्सा है उसका आकार ऐसा होगा, अवतलाकार। ठीक है, यानी लिक्विड मेनिस्कस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें क्या निकालना है, हमें कैपिटल R निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले ये जो सेंटर है यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए O, कांच की केशनली के लिए बीच में एक सेंटर लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये एक लाइन यहाँ पर अगर खींचे तो स्मॉल r, ये क्या होगी, स्मॉल r रेडियस है कांच की केशनली की, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, और देखिए ये जो वक्र पृष्ठ है आपका, इसका वक्रता केंद्र अगर मैं बना लूँ I, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था, ये है आपका वक्र पृष्ठ, और ये जिस गोले से काट के निकाला होता मान लिया जाए उसका सेंटर जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर मैंने I वक्रता केंद्र लिया है। अब वक्रता केंद्र से आप उस वक्र पृष्ठ को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी, और उसको नाम देते हैं हम वक्रता त्रिज्या। यानी ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस कैपिटल R इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लिक्विड मेनिस्कस। ठीक है, तो आशा है ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए जो द्रव का वक्र पृष्ठ है, इसका शेप मैंने क्या लिखा है, GXY द्रव का वक्र पृष्ठ है, और स्मॉल r जो है वो है आपकी कांच की केशनली की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और कैपिटल R क्या है आपका इस द्रव के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये वाला एंगल, अब देखिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड, द्रव और ठोस आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहां पर से सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जो ठोस के ही ऊपर जाएगी, ये ठोस के ऊपर, ये ब्लैक पेन से एक एरो दिख रहा है, ब्लैक एरो। ठीक है, एक लाइन ही हो गई। अब द्रव का वक्र पृष्ठ ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ तो द्रव के जो वक्र पृष्ठ है, ये जो लिक्विड का जो मेनिस्कस है, इससे होते हुए उस लिक्विड के अंदर ही आप एक स्पर्श रेखा यानी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर ये शेप अवतलाकार होता तो वो वाली लाइन बाहर को निकालनी पड़ती है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा है, तो यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो नीचे को आएगी। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच में थीटा, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ज्यामिति से ये एंगल OGI, ये वाला एंगल होगा थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एंगल IGO है आपका थीटा। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श कोण। अब देखिए त्रिभुज ले लेंगे IGO, त्रिभुज IGO में देखिए cos थीटा लगाएंगे, ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कोई भी एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर लेते हैं आप, और ये क्या होगा नीचे वाला बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि थीटा के सामने है OI, ये होगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और OG ये होगा बेस यानी कि आधार, और GI ये होगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या है, GO, और उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल r, तो स्मॉल r रख देंगे, और जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है वो है GI यानी कि उसको रख लेंगे कैपिटल R, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, R अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब इस R अपॉन cos थीटा को हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप इसे रखेंगे तो आ जाएगा 2S अपॉन रो G R अपॉन cos थीटा, और cos थीटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर मॉडिफाई करके आप लिख पाएंगे H बराबर 2S cos थीटा अपॉन R रो G। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला निकल रहा है, ये H है ना, H यानी हाइट,
यानी कि केश नली को जब आप द्रव में डुबाते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो वो किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, यानी उसमें उन्नयन कितना होगा। ठीक है, केश नली में उन्नयन कितना होगा, चढ़ाव कितना आएगा। तो H बराबर क्या आएगा, 2s अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अगर आपको पता है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज अगर आप रख देंगे तो आपको हाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसे ही कहते हैं उन्नयन सूत्र, या फिर इट इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। तो जो क्वेश्चन पूछा था आपका कि केशिकी उन्नयन में उन्नयन के लिए सूत्र लिखिए, या किस ऊंचाई तक द्रव गया है उसके लिए सूत्र लिखिए, तो तब आप ये H बराबर 2s cos थीटा अपन आर रो जी तक दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर H और R में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होगा, यानी जितनी कम त्रिज्या रेडियस जितनी कम होगी, हाइट कितनी होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। रेडियस जितनी कम होगी, हाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कांच की केश नली जितनी बारीक होगी, द्रव जो है उतनी ही ऊंचाई तक उसमें चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपका मेन क्वेश्चन दूसरा क्या आया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, वो है कि पृष्ठ तनाव का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो इसमें S लिखा था ना, वही तो था सरफेस टेंशन। तो इसको फॉर्मूले को आप कैसे लिख देंगे, S इक्वल्स करके लिख देंगे। S इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, 2s cos थीटा इक्वल्स R रो जी H, फिर S बराबर आ जाएगा आपका R रो जी H अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, तो देखिए सरफेस टेंशन की वैल्यू निकल के आ चुकी है यहाँ पर R रो जी H अपॉन 2 cos थीटा। इस समीकरण में अगर आपको H का मान पता है, R का मान पता है, थीटा पता है, तो आप सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछा है, एग्जाम में आपसे पूछा है कि केशिकीय उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव का मान ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ तनाव का मान आप यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आप निकाल देते हैं। और यहाँ तक आप ये दोनों डायग्राम बना दें। ये जो पहला डायग्राम जो मैंने कांच का बड़ा बीकर और उसमें 2 केश नली के डायग्राम दिखाए थे, और दूसरा ये वाला। ठीक है, अगर ये दोनों डायग्राम दिखा के आप ये सब लिखते हैं तो आपके 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसे अपनी कॉपी में ये दोनों डायग्राम बनाइए, इसको एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके रिपीट करके फिर से इसे देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कॉपी में लिखिए। ठीक है, लिखने से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे मैं ऐसे ही एग्जाम सीरीज पर बेस्ड मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आपको ये अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए।